हेलो दोस्तों, एक्सेलेंट रीडिंग बुक समरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय निर्णय हमारी गणना से अधिक हमारी मनोवैज्ञानिक सोच से प्रभावित होते हैं। यह पुस्तक बताती है कि धनी बनने के लिए ज्ञान से अधिक सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारी आदतें और व्यवहार ही हमारी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हम पैसे को समझ सकते हैं और इसे बुद्धिमानी से संभाल सकते हैं। धन केवल अंक नहीं है बल्कि एक मानसिक खेल है। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर वित्तीय निर्णय लेता है। हमारे जीवन के शुरुआती अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिवेश इस बात को तय करते हैं कि हम पैसे को कैसे देखते हैं। कोई व्यक्ति शेयर बाजार में जोखिम लेने को तैयार होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बैंक में सावधि जमा को ही सुरक्षित विकल्प मानता है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अलग होती है, इसलिए किसी के लिए जो सही है वह किसी अन्य के लिए गलत हो सकता है। अक्सर लोग दूसरों के वित्तीय फैसलों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर कोई अपने अनुभवों और मानसिकता के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान अपनी नौकरी खो चुका था, वह भविष्य में अधिक सतर्क रहेगा और जोखिम लेने से बचेगा। वहीं जिसने मंदी के बाद शेयर बाजार में निवेश किया और मुनाफा कमाया, वह शेयर बाजार को एक बड़े अवसर के रूप में देखेगा। दोनों व्यक्तियों का दृष्टिकोण उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है और इसलिए दोनों अपने तरीके से सही हैं। इसके अलावा धन का प्रबंधन केवल तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई बार हम सामाजिक दबाव या दिखावे के कारण ऐसे वित्तीय निर्णय लेते हैं जो हमारे दीर्घकालिक हित में नहीं होते। लोग अमीर बनने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह नहीं सोचते कि उन्हें वास्तव में कितना पैसा चाहिए और वे किस स्तर तक संतुष्ट रह सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के वित्तीय निर्णयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उनके बारे में जल्दी निष्कर्ष निकालने के। इसके साथ ही हमें अपने खुद के वित्तीय दृष्टिकोण को भी पहचानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण दूसरों से अलग हो सकता है। यह था पहला अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्या धन और खुशी में भी कोई संबंध है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति की आर्थिक सफलता या असफलता पूरी तरह से उसकी मेहनत और निर्णयों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसमें भाग्य और जोखिम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो लोग अमीर बनते हैं वे पूरी तरह से अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण सफल हुए हैं, लेकिन इसमें भाग्य की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो लोग असफल होते हैं उन्हें हम उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि कई बार उनके नियंत्रण के बाहर के कारक भी उनकी असफलता में योगदान देते हैं। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। बिल गेट्स की सफलता सिर्फ उनकी प्रतिभा का परिणाम नहीं थी, बल्कि भाग्य ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। वे ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर उपलब्ध थे, जो उस समय दुर्लभ था। इसी स्कूल में उनके दोस्त केंट इवेंस भी थे, जो उतने ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे अपना सपना पूरा नहीं कर सके। यह घटना दर्शाती है कि सफलता और असफलता के पीछे केवल व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं बल्कि अदृश्य कारक भी होते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि हम अक्सर दूसरों की सफलता को उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन
जब खुद की असफलता की बात आती है तो उसे बाहरी कारणों पर डाल देते हैं। यह मानव स्वभाव का एक सामान्य पैटर्न है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें दूसरों की सफलता और असफलता का विश्लेषण करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की जिंदगी में भाग्य और जोखिम दोनों काम करते हैं। सही समय पर सही जगह पर होना और सही अवसर मिलना सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेहनत और बुद्धिमत्ता। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि सिर्फ भाग्य के सहारे कुछ भी नहीं होता, मेहनत और सही निर्णय भी उतने ही जरूरी हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी की सफलता को पूरी तरह से उसकी काबिलियत मानकर खुद को कम नहीं आंकना चाहिए और न ही असफल लोगों को पूरी तरह से अयोग्य समझकर नजरअंदाज करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही अनिश्चितताओं से भरी होती हैं और हमें भाग्य और जोखिम को स्वीकार करके संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अध्याय 3, कभी भी संतुष्ट न होना। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लालच और असंतोष इंसान को आर्थिक रूप से कितना नुकसान पहुंचा सकता है। जब लोगों के पास पहले से ही बहुत कुछ होता है, फिर भी वे थोड़ा और पाने की चाह में अधिक जोखिम उठाने लगते हैं, जिससे अक्सर विनाशकारी परिणाम होते हैं। लेखक बताते हैं कि कई लोग यह तय नहीं कर पाते कि उनके लिए पर्याप्त कितना है और इसी कारण वे कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करते। इस विचार को समझाने के लिए वे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का उदाहरण देते हैं, जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बैंकर्स पहले से ही अरबों डॉलर कमा चुके थे, लेकिन और अधिक लाभ कमाने की लालसा में उन्होंने अत्यधिक जोखिम उठाए और अंततः सब कुछ खो दिया। इसी तरह बर्नी मैडोफ नाम के एक अमीर निवेशक ने पहले ही लाखों डॉलर कमा लिए थे, लेकिन लालच में आकर उन्होंने गैर कानूनी तरीके अपनाए और जब उनका पोंजी स्कीम घोटाला उजागर हुआ तो उन्हें अपनी पूरी प्रतिष्ठा और संपत्ति गंवानी पड़ी। लेखक यह भी बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि उसे कितना पैसा चाहिए और वह कब तक संतुष्ट महसूस करेगा, तो वह अनावश्यक जोखिम लेने से बच सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक पैसा कमाने से वे ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुशी और धन का सीधा संबंध नहीं होता। जब लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो अतिरिक्त पैसा आता है वह सिर्फ संख्याओं का खेल बन जाता है। असली खुशी इस बात से आती है कि हम अपनी जिंदगी पर कितना नियंत्रण रखते हैं और अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना और संतोष का महत्व समझना चाहिए। अगर हम यह तय कर सकें कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है, तो हम न सिर्फ आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। निष्कर्ष, कभी भी संतुष्ट न होना। अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पैसे की भूमिका को कभी समझदारी से परिभाषित करना चाहिए। जब हम समझ जाते हैं कि कितना पर्याप्त है, तब हम अनावश्यक जोखिम से बच सकते हैं और ज्यादा संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। थोड़ा और की लालसा इंसान को हमेशा असंतुष्ट और अस्थिर बना देती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम पैसे को और जिंदगी के बीच सही संतुलन बनाए रखें। अध्याय 4, पैसे का जादू। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि पैसे बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, जिसे ज्यादातर लोग कम आंकते हैं। कंपाउंडिंग का असली जादू तब दिखता है जब पैसा लंबे समय तक निवेशित रहता है और ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है, जिससे धीरे धीरे यह एक विशाल धनराशि में बदल जाता है। लेखक इस विचार को स्पष्ट करने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। अधिकतर लोग उनकी रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता को उनकी सफलता का कारण मानते हैं, लेकिन असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत लंबे समय तक निवेशित रहने की आदत रही है। बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 60 साल की उम्र तक एक औसत अमीर व्यक्ति थे, लेकिन असली जादू उसके बाद शुरू हुआ, जब कंपाउंडिंग ने उनके निवेश को तेजी से बढ़ाया।
अगर उन्होंने अपनी निवेश यात्रा देर से शुरू की होती तो वे इतने अमीर नहीं बन पाते। लेखक बताते हैं कि कंपाउंडिंग की प्रक्रिया धीमी जरूर होती है, लेकिन जब इसे लंबी अवधि तक जारी रखा जाता है तो इसके परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें इसमें त्वरित लाभ नहीं दिखता है। कई लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में बार बार निवेश बदलते रहते हैं, जिससे वे कंपाउंडिंग के असली लाभ से वंचित रह जाते हैं। कंपाउंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जितना जल्दी इसे शुरू किया जाए और जितना लंबे समय तक इसे जारी रखा जाए, उतना अधिक फायदा होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, आदतों और रिश्तों में भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है तो कुछ वर्षों बाद उसका असर चमत्कारी हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धैर्य और दीर्घकालिक सोच ही संपत्ति और सफलता की कुंजी है। जो लोग कंपाउंडिंग के इस जादू को समझ लेते हैं और इसे अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का हिस्सा बना लेते हैं, वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं। निष्कर्ष, पैसे का जादू अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका कंपाउंडिंग है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है समय और धैर्य। अगर कोई व्यक्ति जल्दी अमीर बनने के लालच में बार बार जोखिम भरे फैसले लेता है तो वह कंपाउंडिंग के असली लाभ को नहीं समझ पाता। इसलिए अगर आप पैसे का असली जादू देखना चाहते हैं तो जल्दी निवेश शुरू करें, धैर्य रखें और लंबे समय तक निवेश बनाए रखें। अध्याय 5, अमीर बनने और अमीर बने रहने का विरोधाभास। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और अधिकतर लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते। अमीर बनने के लिए अक्सर जोखिम लेने, बड़े मौके पहचानने और साहसिक फैसले लेने की जरूरत होती है, जबकि अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, सतर्कता और अनुशासन की जरूरत होती है। इसलिए इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोग बहुत अमीर बने लेकिन कुछ गलत फैसलों या अनावश्यक जोखिमों के कारण अपनी सारी संपत्ति खो बैठे। लेखक इस विचार को स्पष्ट करने के लिए जेसी लिवरमोर का उदाहरण देते हैं, जो 1929 की ग्रेट डिप्रेशन से पहले बहुत अमीर बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वही आक्रामक निवेश रणनीतियां जारी रखी और अपनी सारी संपत्ति खो दी। लेखक यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ अमीर बनने पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे यह नहीं सीखते कि धन को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए। अक्सर जब लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं तो वे अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं और पहले से ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं, जिससे वे अपनी कमाई को खतरे में डाल देते हैं। अमीर बनने रहने के लिए यह जरूरी है कि हम लालच और अति आत्मविश्वास से बचें, अपने पैसे को सुरक्षित निवेश में लगाएं और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखें। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि किसी को भी अपने निवेश को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि अगर भविष्य में कुछ गलत हो जाए तो भी उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए हमें आक्रामक रणनीति अपनानी पड़ती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए हमें संयम, सतर्कता और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस संतुलन को समझते हैं वे ही अपनी संपत्ति को लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। निष्कर्ष, अमीर बनने और अमीर बनने रहने का विरोधाभास अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन कमाना एक चीज है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना पूरी तरह से अलग कौशल है। साहस, जोखिम और अवसर पहचानने की क्षमता से कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन विनम्रता, सतर्कता और अनुशासन से ही वह अपनी संपत्ति को बचा सकता है। अगर हम सिर्फ अमीर बनने पर ध्यान देंगे और अमीर बने रहने की आदत नहीं अपनाएंगे तो हम अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को खो सकते हैं। अध्याय 6, पूंजी की विपरीत धारणाएं। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में असली सफलता कुछ गिने चुने बड़े फैसलों या अवसरों से आती है, न कि हर छोटे प्रयास से। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हर निवेश या हर फैसला सही होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल अलग है। अधिकतर निवेशक, बिजनेस और आविष्कारक अपने प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा
गलत निर्णयों और असफलताओं में गंवा देते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने बड़े सफल निर्णय ही उनकी किस्मत बदल देते हैं। लेखक इस विचार को समझाने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, जिनके पोर्टफोलियो का 90% लाभ सिर्फ कुछ चुनिंदा निवेशों में आया है। इसी तरह स्टीव जॉब ने एप्पल में कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन असली सफलता आईफोन के आने के बाद मिली, जिसने पूरी कंपनी को बदल दिया। लेखक यह भी बताते हैं कि हॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। 100 में से केवल 5-10 फिल्में सुपरहिट होती हैं, लेकिन वे पूरी इंडस्ट्री के लिए कमाई का बड़ा स्रोत बन जाती हैं। इसी तरह वेंचर कैपिटल फंड्स सैकड़ों स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 1-2 कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, एप्पल इतनी सफल होती हैं कि वे पूरे फंड को लाभदायक बना देती हैं। इसका मतलब यह है कि हर प्रयास से फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम असफलताओं से घबराने के बजाय धैर्य बनाए रखें तो कुछ बड़े अवसर हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हर फैसले से सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि लंबी अवधि में टिके रहकर उन कुछ बड़े अवसरों को पहचानना चाहिए जो असली बदलाव ला सकते हैं। जो लोग इस मानसिकता को अपनाते हैं वे असफलताओं से निराश नहीं होते और अंततः बड़े फायदे कमाते हैं। सच्ची सफलता का राज यह नहीं है कि आप हमेशा सही हो, बल्कि यह है कि आप अपने बड़े और सही फैसलों को लंबे समय तक टिकाए रखें। निष्कर्ष, पूंजी की विपरीत धारणाएं अध्याय में यह सिखाता है कि हर निर्णय, हर निवेश और हर प्रयास सफल नहीं होता, लेकिन कुछ बड़े अवसर ही हमारी असली सफलता तय करते हैं। अगर हम असफलताओं से डरकर खेल से बाहर हो जाते हैं तो हम उन सफलताओं को खो देंगे जो हमें असली धन और सफलता दिला सकती है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें, असफलताओं को स्वीकार करें और उन बड़े अवसरों को पहचानें जो असली बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 7, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि धन का सबसे बड़ा लाभ भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का असली फायदा महंगी गाड़ियां, बड़े घर या लग्जरी लाइफस्टाइल में है, लेकिन वास्तव में पैसा तब सबसे अधिक मूल्यवान होता है जब यह आपको अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता देता है। लेखक बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने समय और फैसलों पर कितना नियंत्रण रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन वह हर दिन 15 घंटे काम करने के लिए मजबूर है, तो क्या वह वास्तव में अमीर कहलाएगा? दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति कम पैसे में भी अपने दिन को अपनी इच्छानुसार जी सकता है तो कहीं अधिक संतुष्ट और खुश रहेगा। लेखक यह भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में केवल पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि धन का असली उपयोग इससे अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अगर पैसा आपको यह विकल्प नहीं देता है कि आप कब, कहां और कैसे काम करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। असली सुख यह है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकें, अपनी पसंद का काम कर सकें और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। लेखक यह भी बताते हैं कि पैसे के पीछे अंधाधुंध भागने से कई लोग अपनी खुशी और मानसिक शांति खो देते हैं, जबकि असली फाइनेंशियल सक्सेस यह है कि पैसा आपको अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी दे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें सिर्फ अमीर बनने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हमारा पैसा हमें कितनी स्वतंत्रता और संतुष्टि देता है। यही धन का सबसे बड़ा लाभ है। निष्कर्ष, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ अध्याय में यह सिखाता है कि असली फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब यह नहीं है कि आप अमीर बन जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकें। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर यह आपको अपने समय और फैसले पर नियंत्रण नहीं देता तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें धन का उपयोग अपनी स्वतंत्रता और संतुष्टि बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ भौतिक चीजें खरीदने के लिए। अध्याय 8, आदमी की कोई सीमा नहीं है। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक धारणा पर चर्चा करते हैं, जिसे वे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। यह विचार इस बात को उजागर करता है कि हम अमीर और सफल दिखने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमें नहीं बल्कि उन चीजों को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति एक शानदार महंगी कार चलाता है तो लोग यह नहीं सोचते हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, बल्कि वे यह सोचते हैं कि अगर उनके पास यह कार होती तो वे कितने प्रभावशाली दिखते।
यह एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसमें लोग यह मान लेते हैं कि भौतिक चीजें उनके सामाजिक कद को बढ़ाएंगी, जबकि असल में वे केवल दूसरों के लिए एक क्षणिक आकर्षण होती हैं। लेखक बताते हैं कि लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वे प्रभावशाली दिख सकें, लेकिन सच्ची प्रभावशीलता दिखावे से नहीं बल्कि कैरेक्टर, नैतिकता और आत्मनिर्भरता से आती है। जब लोग किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो वे उसके महंगे घर, गाड़ी, घड़ी और कपड़ों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे उस व्यक्ति की भी उतनी ही इज्जत करें। इसका कारण यह है कि लोग दूसरों की बजाय खुद को लेकर ज्यादा सोचते हैं। अगर हम किसी महंगी कार को देखते हैं तो हमारा ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं जाता जिसने उसे खरीदा है, बल्कि हम यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास वह कार होती तो हम कितने अमीर और प्रभावशाली लगते। यह अध्याय में सिखाता है कि अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना है तो हम कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं पा सकते। भौतिक चीजें दूसरों के नजरिए में हमें अमीर और सफल बना सकती हैं, लेकिन वे हमें आंतरिक खुशी और सम्मान नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने जीवन के फैसले इस आधार पर लेने चाहिए कि वे हमारी खुद की भलाई के लिए हैं, न कि सिर्फ समाज में एक अच्छी छवि बनाने के लिए। असली अमीरी यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और अपने जीवन को कैसे संतुलित रखते हैं। अध्याय 9, धन के प्रति परिप्रेक्ष्य। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि सच्ची संपत्ति वह नहीं है जो दिखती है, बल्कि वह है जो छिपी होती है। अधिकतर लोग अमीर दिखने के लिए महंगी कारें, बड़े घर और ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, लेकिन असली अमीरी इन चीज़ों में नहीं होती। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक महंगी कार चला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बहुत अमीर है। यह केवल यह दर्शाता है कि उस कार को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है। असली धन वह होता है जो बचाया और निवेश किया जाता है, न कि वह जो दिखावे में खर्च किया जाता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता असली संपत्ति होती है। जब आप अपने पैसे को बचाते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं तो आप भविष्य में किसी भी वित्तीय संकट से सुरक्षित रहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा पैसा सिर्फ दिखावे में खर्च कर देते हैं तो आप बाहरी दुनिया के लिए अमीर दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर हो सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग अलग चीजें हैं। असली अमीरी वह है जो आपको वित्तीय सुरक्षा, मानसिक शांति और स्वतंत्रता देती है, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए खर्च की गई चीजें। इसलिए हमें अपने धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सच्ची संपत्ति वह होती है जिसे हम संजो कर रखते हैं, न कि वह जो हम दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। अध्याय 10, बचत ही एकमात्र रास्ता है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि धनवान बनने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका बचत करना है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाई करना जरूरी है, लेकिन असली खेल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं और निवेश करते हैं। लेखक बताते हैं कि बचत करना सिर्फ अधिक कमाने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपके खर्च करने की आदत पर भी आधारित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है तो वह कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी कमा ले। दूसरी ओर एक साधारण कमाई वाला व्यक्ति अगर समझदारी से बचत करता है तो वह धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि बचत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको लचीलेपन और स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है। अगर आपने पर्याप्त बचत की है तो आपको उन कामों को करने की जरूरत नहीं पड़ती जो आपको पसंद नहीं है, और आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। बचत आपको भविष्य के अनिश्चित समय के लिए भी तैयार रखती है, ताकि अगर किसी कारणवश आपकी आमदनी रुक जाए तो आप बिना चिंता के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि बचत करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप बाद में इसे खर्च कर सके, बल्कि यह इसलिए भी जरूरी है कि यह आपको मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप जोखिम लेने के लिए ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, नए अवसरों को आजमा सकते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर बनने का असली रहस्य ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि ज्यादा बचाने में है।
जो लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाकर निवेश करते हैं वे लंबी अवधि में दूसरों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध और सुरक्षित जीवन जीते हैं। अध्याय 11, उचित रूप से तार्किक बने, पूरी तरह से गणितीय नहीं। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि पैसे के मामले में पूरी तरह से तर्कसंगत रेशनल होने के बजाय उचित रीजनेबल होना अधिक महत्वपूर्ण है। पारंपरिक वित्तीय सलाह अक्सर कहती है कि निवेश और पैसे के फैसले पूरी तरह से गणितीय और तार्किक तरीके से लिए जाने चाहिए, लेकिन लेखक का मानना है कि हम इंसान गणितीय समीकरणों से नहीं बल्कि भावनाओं, अनुभवों और व्यवहारों से संचालित होते हैं। लेखक बताते हैं कि कई लोग निवेश के मामले में सही गणना के आधार पर फैसले लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि व्यावहारिक रूप से सबसे अच्छा निर्णय वह होता है जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सबसे अधिक लाभदायक होता है, लेकिन कई व्यक्ति रातों रात अमीर बनने की उम्मीद में जोखिम भरे ट्रेडिंग फैसले लेता है, तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने खर्चों को इतना कम कर ले कि वह अपनी जिंदगी का आनंद ही न ले सके, तो ऐसा वित्तीय प्लान टिकाऊ नहीं होगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन प्रबंधन केवल एक्सेल शीट पर सही दिखने वाले गणनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह से प्लान किया जाना चाहिए कि आप मानसिक रूप से संतुलित रहें और अपने फैसलों को लंबे समय तक टिकाए रख सकें। सबसे अच्छा वित्तीय निर्णय वही होता है जो आपकी भावनाओं, आदतों और जीवन शैली के साथ मेल खाता हो, ताकि आप न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें बल्कि अपने जीवन का आनंद भी ले सकें। अध्याय 12, डू नथिंग, कुछ न करना भी एक रणनीति है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 12 में लेखक मॉर्गन हाउसल इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि धैर्य और निष्क्रियता कई बार सबसे अधिक निवेश रणनीति हो सकती है। इस अध्याय में वे समझाते हैं कि वित्तीय सफलता हमेशा लगातार फैसले लेने या बार बार बदलाव करने से नहीं आती, बल्कि धैर्य और संयम से जुड़ी होती है। आमतौर पर लोग निवेश में बार बार बदलाव करके या उतार चढ़ाव देखकर घबरा जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग दीर्घकालिक सोच रखते हैं और बिना घबराए निवेश को बनाए रखते हैं वे अधिक लाभ कमाते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग अल्पकालिक उतार चढ़ाव से डरकर गलत निर्णय लेते हैं, जिससे वे दीर्घकालिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अध्याय में वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है, जो दशकों तक अपने निवेश को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। वे बार बार शेयर खरीदने और बेचने के बजाय खरीदो और पकड़े रहो रणनीति पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने से अधिकतर लोग गलत फैसले लेते हैं, जिससे वे बड़े नुकसान में चले जाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि धैर्य और संयम एक मानसिक खेल है जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जब बाजार गिरता है तो घबराना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर अपने फैसलों पर टिके रहते हैं वे दीर्घकाल में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि अक्सर कुछ न करना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कभी निर्णय न लें, बल्कि यह कि आपको हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। धैर्य और दूरदर्शिता ही सही वित्तीय निर्णय लेने में सहायक होती हैं। अध्याय 13, निवेश का असली रहस्य बचत करना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 13 में लेखक मॉर्गन हाउसल इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि निवेश की असली कुंजी अधिक कमाने में नहीं बल्कि बचत करने की आदत में छिपी होती है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे ज्यादा पैसा कमाएंगे तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन असली खेल यह है कि आप कितना बचाते हैं और उस बचत को कैसे निवेश करते हैं। लेखक बताते हैं कि बचत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी आमदनी बहुत अधिक हो, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं। कई बार लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्च की आदत भी बदल लेते हैं, जिससे वे अधिक बचत नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत जो लोग सादा जीवन जीकर समझदारी से खर्च करके बचत करते हैं वे वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित होते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी जीवन शैली को कैसे नियंत्रित करते हैं। बहुत से लोग समाज में दिखावे के लिए अधिक खर्च करने लगते हैं, जिससे वे बचत नहीं कर पाते हैं और अंततः वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में संतुलन बनाए रखते हैं वे लंबी अवधि में आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई बुक
द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आप इसी तरह की मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स, बिजनेस और स्टार्टअप, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, फिलोसॉफी, माइंडफुलनेस एवं लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई अन्य प्रकार की बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई बुक समरी, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।